गाय वगैरह तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुत्ता भी अगर तेज स्पीड से आके लग गया हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं अपनी निशानी छोड़ जाएगा कि हाँ मैं यहाँ कभी आया था। कोई भी अड़ा तो पिंड तो निकलेगा ही। ओके। ये इसकी कमी है। 120 के ऊपर जाने के बाद ये गाड़ी रोड छोड़ने लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और फ्रेम में जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट LDI वेरिएंट है। ये 2016 मॉडल है और आज इसके ऑनर भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले ईशान सर का स्वागत है मेरे चैनल पे। हेलो प्रतीक, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए सर। सब बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए एंड रिव्यू के लिए। एंड सर आपने गाड़ी कब खरीदी थी? मतलब ये गाड़ी खरीदी थी 2015 में, मतलब टेक्निकली दिसंबर 2015 में खरीदी थी और रजिस्ट्रेशन इसका जो है 16 में हुआ है। मतलब बेसिकली आपने वो दिसंबर वाला डिस्काउंट उठाया था 2015 का और रजिस्ट्रेशन इसकी 16 में है। तो सर ने अच्छा खासा डिस्काउंट, तो लगभग कितने की ली थी सर आपने? इससे पहले मेरे पास एक मारुति थी वैगनआर ओके LPG मॉडल, तो उसको एक्सचेंज करके इसको लिया था। तो 5.5 या 5-5.5 कुछ याद नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है। और सर ने गाड़ी लगभग 5-5.5 लाख की ली थी। अभी ये नई तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है डीजल इंजन को, बट आप इसे सेकंड हैंड के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल कार इसे कह सकते हैं। अगर आपको कोई गलत गाड़ी भी मिल गई तो भी आप उसे ईजिली मेंटेन कर लेंगे, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बहुत सस्ते में इसका सामान मिल जाता है, बहुत सस्ते में काम हो जाता है, कोई भी मिस्त्री इसका काम कर देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है इसका। इसके अंदर ना 1.3 लीटर्स वाला DDIS इंजन आता है जो कि फिएट सोर्स्ड है। एक्चुअल में वो इंजन मारुति का भी नहीं है, टाटा का भी नहीं है, फिएट का इंजन है। वो फिएट ने बनाया था, फिएट से नहीं बिका, उसने टाटा को दिया, टाटा ने क्वाड्राजेट के नाम से बेचा, टाटा मानसा के अंदर, इंडिका विस्टा के अंदर, वो भी नहीं बिका। फिर मारुति लेके आया इसको स्विफ्ट के अंदर और इसकी तो लगातार इतनी ज़्यादा सेल्स हैं। 2004 में रिलीज़ हुई थी ये, तब से बहुत अच्छी सेल्स हैं सर इसकी। आपने मतलब उस टाइम कंपटीशन में और कोई गाड़ी वगैरह देखी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी, क्योंकि इसके कंपटीशन में कुछ था ही नहीं मेरे ख्याल से। i20 थी। ओके, हाँ i20 थी डीजल के अंदर। नहीं, पर मारुति थी तो मारुति ले ली, मारुति का भरोसा। अच्छा, मारुति के कस्टमर्स हैं जिनको कभी मारुति ने दुखी नहीं किया। एग्जैक्टली इस गाड़ी ने दुखी नहीं किया। पुराने वाली ने किया, वैगनआर ने? पुरानी वाली ने भी नहीं किया ऐसे, बस हाँ इसकी बिल्ड क्वालिटी ने जरूर दुखी किया, अदरवाइज किसी भी चीज़ ने दुखी नहीं किया इस गाड़ी की। तो बिल्ड क्वालिटी में सर आपने क्या कुछ कुछ फेस किया इसका, कर रखा एक्सपेरिमेंट वगैरह कोई? हाँ, एक्सपेरिमेंट इसका तो आए दिन हो ही जाता है। अच्छा। कभी कोई साइकिल वाला भी अड़ जाए तो हो जाता है, कभी कभार तो लोग खड़े होते हैं तो इट्स लाइक हाँ, ये अभी भी दब रहा है, हाँ, पापड़ की तरह। बट नए वाली का इसका वापस तो आ जाता है, नए वाली स्विफ्ट का वापस भी नहीं आता, अंदर ही रह जाता है। वो तो मारुति जाने, भगवान जाने क्या करना चाहती है। पता नहीं, वेट रिडक्शन, एवरेज माइलेज के चक्कर में या तो डीजल इंजन ही ले आओ ना, ताकि बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ले आना। पेट्रोल वैसे भी माइलेज नहीं देता पेट्रोल में। ये तो डीजल इंजन ही है ना, उसके साथ क्या दिक्कत थी? इसके साथ क्या दिक्कत थी? तो ठीक है, अच्छा एवरेज है, बेहतर प्राइस है, पर क्यों कस्टमर्स की थोड़ी तो सेफ्टी कंसर्न करनी चाहिए थी। सिर्फ एयर बैग्स वगैरह लगाने से ही सब कुछ नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, बॉडी भी तो कुछ रोकेगी ना इम्पैक्ट को। ट्रम्पल जोन का नाम लेके कितनी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाती है, सब जग जा ही रहा है। उस बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए सर मूव ऑन करते हैं कि आपने इसको कितना चला लिया? ये करीबन भी 1,30,000 या 25,000 के आसपास चल चुकी है। ओके, तो 1 लाख ही किलोमीटर चल चुकी है। तो लगभग आपने मतलब इसको सिटी में यूज़ किया है, हाईवे वगैरह? नहीं, इसको सब जगह यूज़ किया, पहाड़ छोड़कर। पहाड़ पे जाने का मौका नहीं मिला मुझे। अदरवाइज उसको नॉर्मल मैंने सिटी में, बाहर हाईवेज पे सब जगह चलाया और कोई कमी नहीं मिली मुझे इसमें। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, RJ14 नंबर है गाड़ी का। सर जयपुर से बिलोंग करते हैं एंड सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, कवि सम्मेलन समाचार करके। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सर के पास एक VW की MU भी है। तो मतलब दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट वाली गाड़ियाँ, एक बिल्कुल ड्राइवर्स डिलाइट, एक बिल्कुल इकोनॉमिकल गाड़ी, मतलब जो प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे फादर ने खरीदी थी और वो मेरी वाइफ ने खरीदी, तो दोनों की चॉइस अलग अलग है। 6 साल बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, कुछ मिथ भी टूटे Volkswagen लेने के बाद। और तो इसी तरीके से मतलब Volkswagen लेने के बाद ये महसूस नहीं हुआ कि वापस किसी और गाड़ी पे जाया जाए। तो एग्जैक्टली जो जब मतलब इनके फादर ने जब गाड़ी ली तो एग्जैक्टली हमारे नॉर्मली जो भी एल्डरली एज पीपल हैं वो यही सोचते हैं कि मारुति इज बेस्ट। वो अदर चीज़ें नहीं देखते कि क्या है कंपटीशन में, कुछ भी, बस अवेयरनेस भी नहीं थी। अवेयरनेस मैं कहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी और ये ग्लोबल क्रैश टेस्ट जो हो रहे हैं, ये किसी को पता नहीं था कि बिल्ड क्वालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। बस इतना पता था कि कार लेनी है और मारुति लेनी है, बस मारुति है तो भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी को कार लेनी है ना आज भी, तो सबसे पहले मारुति के शोरूम में। पहले ऐसे बोलते थे कि फ़ोन में नोकिया, बाइक में हीरो और कार में मारुति से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहली विजिट इसी शोरूम पे रहती थी और उसमें ही डीलर ने अच्छा ऑफर दे दिया तो वहीं रुक जाते थे, फिर कहीं और जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता। उस समय अवेलेबल भी नहीं थे मार्केट में। सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको हर एक कार का बिना चलाए एक एक फीचर पता है, एक एक चीज़ें पता है, तो आप वहीं पे माइंड मेकअप कर लेता है यंग जनरेशन में, मुझे चाहिए क्या। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, मतलब जो अवेयरनेस है जब से जियो आया है, नेट कनेक्टिविटी की स्पीड बढ़ी है, तब से
बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने ग्रो किया है और अवेयरनेस इतनी बड़ी है, मतलब जहाँ पे पहले लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था कि ये गाड़ी में ये भी होता है वो भी होता है, बहुत से आज भी ऐसा होता है कि मैं किसी को बताता हूँ कि ये फीचर भी था मेरी गाड़ी में इतने साल से, वो भी होता है। बहुत सारी चीज़ें बाद में ही पता पड़ती है लोगों से, कि हम भी आप लोगों का चैनल देखते हैं तो हमारे को पता पड़ता है अच्छा ये था मेरे पास। अच्छा, हाँ, ठीक है, अभी ट्राई करके देखता हूँ। एग्जैक्टली। अब सर कोई फिएट वाली बात अभी पता चली थी? हाँ एक्चुअली अभी पता पड़ी है। ओके, तो बेसिकली ये सब कुछ था सर का इंप्रेशन। अब बाहर एक्सटीरियर्स वगैरह की इसकी क्या बात करें, बाकी सब कुछ बात करते हैं इसकी ड्राइविंग सीट पे। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी एक ड्राइव पे। तो सबसे पहले सर से पूछते हैं कि सर आप इतने टाइम से इसको चला रहे हो तो परफॉर्मेंस पावर वगैरह की कमी लगती है आपको इसमें? बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत पावरफुल गाड़ी है। अच्छा। और डेली रूटीन के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आपको कहीं जाना है तो पहाड़ों पे मैंने चढ़ाई नहीं है, पर मेरे दोस्तों ने स्विफ्ट चढ़ाई है पहाड़ों पे, उनको भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। एक लिमिट जहाँ तक नॉर्मल गाड़ियाँ जा सकती है, अगर 4x4 की बात अलग है। और इसको ऐसे चलाओगे जैसे मैं चला रहा हूँ 1000-1500 आरपीएम तक, तो इतनी अच्छी माइलेज निकाल के देगी और बिल्कुल स्मूथली चलती है। और भगाने लगो इसको तो भागती भी बहुत है। हाँ, पर टर्बो का किक बहुत। हाँ जी, हाँ जी। एक बात और है कि ये भगाने पर भी आपको 18 का एवरेज तो दे ही देगी किसी भी हालत में। और अगर आप हाईवे पे हैं तो 20-22 कहीं नहीं गया इसका, कितना भी भगा लो। हाँ, आपका मतलब बेसिकली रन वगैरह सिटी में ही रहता है ज्यादातर, है ना? हाँ सिटी। तो हाँ, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि इसका जो गियर है उसमें प्ले बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो ये चीज आपको ऑड नहीं लगती थोड़ी सी? ये चीज तो एक्चुअली क्या आदत हो गई है। अच्छा, तो आपको इतना अगर मेरी गाड़ी कोई और चलाएगा तो उसको पकड़ में आएगी, वो रूटीन में आ चुकी है। तो ये तो क्या है एक्चुअली, इसमें नीचे एक वो होता है, यहाँ पे एक पार्ट होता है, वो चेंज हो जाता है, उसके बाद ये वापस नए जैसा हो जाएगा, बिल्कुल टाइट गियर। तो ये कोई गियर बॉक्स का फॉल्ट नहीं है एक्चुअली में, एक नीचे लीवर होता है उसके हो जाता है ये। और बाकी क्लच वगैरह बहुत लाइट है। आपने इसका कोई पार्ट चेंज करवाया है? क्लच प्लेट्स करवाई होंगी एक बार? नहीं करवाई? किस्मत से अभी तक नहीं, एक बार भी नहीं। मतलब मैंने पेट्रोल गाड़ियों में मारुति के हर 40,000 या 50,000 के आसपास कराई है। बिल्कुल। पर इस गाड़ी में मैंने एक बार भी क्लच प्लेट चेंज नहीं कराई। वो और चली भी ट्रैफिक में है, और फुल ट्रैफिक में चली है, सिटीज में के बीच में भी खूब चली है। वैसे हाईवे पे आप इसको कहाँ लेके गए? हाईवे ये कंटिन्यूअसली जयपुर से उज्जैन तक गई है, A1 गो में। उज्जैन तक? हाँ। कितने किलोमीटर होगा सर? किलोमीटर्स तो मेरे को पता नहीं, पर 1000 से तो डेफिनेटली ऊपर होगा, मेरे को देखना पड़ेगा। वन गो में मैंने इसको कई बार 1000 से 1200 किलोमीटर एक बार में चलाया। आपने सिंगल ड्राइवर? तो आपको मतलब कंफर्ट वगैरह कैसे लगता है इसका, मतलब कि लॉन्ग रूट पे थकावट होती है इसमें? नहीं, इसमें नहीं होती थकावट। अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी गाड़ी से, लाइक VW से करूँ, तो लगता है क्योंकि वो थोड़ी सी मॉडर्न है। हाँ, पर मैं जो मेरे पास पुरानी गाड़ी थी जैसे वैगनआर, तो उससे करूँ तो हाँ लगता है कि हाँ नहीं है। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किन चीज़ों से कर रहे हैं। अब जैसे इसका थोड़ा सा फर्स्ट गियर कभी कभी अड़ता है। हाँ, ये शायद इसका बुढ़ापा आ गया है। हल्का सा। वो एक्चुअली हो सकता है इस प्ले के कारण भी अटक रहा हो, ये ठीक हो जाए तो गियर बॉक्स में कोई इशू ना हो। बाकी मारुति का काम बहुत सस्ता होता है। हाँ, इस बात पे मैं एग्री करूंगा आपसे कि मारुति का काम बहुत सस्ता होता है। पर वो दूसरी बात है ना कि बॉडी में काम ही इतना होता है कि वो बार बार होके महंगा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ये बात ना जो मारुति ऑन करता है वही जानता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि लोग कहते हैं मारुति की मेंटेनेंस है नहीं, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी थी। मेरे भाई जीरो कोई नहीं होती मेंटेनेंस गाड़ी, जस्ट वो बात है कि सस्ती होती है तो इतनी फील नहीं होती, बट वो बात वहीं आ जाती है, बार बार मांगती है मेंटेनेंस उस चीज की। मतलब अगर इसकी एक कोई बीमारी रोग स्टार्ट हो गया तो फिर वो इसका जाता ही नहीं जल्दी सी। ये चीज तो मैंने, आपने किस चीज में फील की इसकी मेंटेनेंस? मैंने इसकी बॉडी शॉप पे खूब अच्छा है। बॉडी शॉप का काम इसका ऐसा है ना कि कोई साइकिल वाला भी अड़ जाएगा तो उसका कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी पे जरूर आ जाएगा। अगर कोई गाय वगैरह तो बहुत बड़ी चीज है, कुत्ता भी अगर तेज स्पीड से आके लग गया तो वो कहीं ना कहीं अपनी निशानी छोड़ जाएगा कि हाँ मैं यहाँ कभी आया था। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी के कारण, सिर्फ बॉडी लाइन के कारण आपको बहुत बार इसका काम करवाना पड़ा। हाँ, बॉडी लाइन पे कभी खुद की गलती, कभी दूसरों की गलती, किसी ने इसकी टेक लगा दी तो गलती। अब ऐसे अगर गाड़ियों पे काम आने लग जाए तो फिर जीरो मेंटेनेंस तो किस बात की रही। सिर्फ मतलब अगर आपका एक इंजन बढ़िया है, आपका मतलब इंजन भी खुद का नहीं है ना, इंजन भी दूसरों से सोच के इंजन बेहतरीन है इसका, अंदर स्पेस बेहतरीन है, 5 लोग बैठ सकते हैं, बढ़िया एसी अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है, पर वही बॉडी खराब है। बॉडी खराब है, एग्जैक्टली। बजने लग जाती है थोड़े दिनों बाद, पता नहीं क्या होता है मारुति की गाड़ियां जैसे पुरानी होती है। हाँ जी, खड्डों में फट फट फट। हाँ, वो उसका कारण है ना, जो प्लास्टिक का अच्छा यूज नहीं किया तो इनमें ये देख रहे हो आप, ये गैप आने लग गई। ये चीज जो प्ले आ गई ना हर चीज में, इस चीज में प्ले आ गई। तो ये हम शुरू में बोलते हैं नई गाड़ियों में कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सेल्समैन कस्टमर्स को कह देते हैं कि नहीं सर बिल्कुल सही, आप देखो। उस दिन पता नहीं चलती, एग्जैक्ट चीजें पता चलती है 3-4 साल बाद, क्योंकि गाड़ी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। की गाड़ी में तो मैं 4 साल भी नहीं बोलूंगा आपको, 1-1.5 साल बाद पता चल जाता है। आपने वो बेलेनो का ऑनरशिप रिव्यू देखा होगा, उन्होंने 26,000 किलोमीटर चलाई है, 2021 वेरिएंट है वो बेलिनो। उसका हाल देखा था आपने, क्या हुआ पड़ा था, हर तरफ से बज रही थी वो गाड़ी। तो ऐसा हाल हो जाता है कुछ मारुति की गाड़ियों का, बट जस्ट
ये है कि मुझे समझ नहीं आता, जब सेम प्राइस पे सेम माइलेज के साथ अदर ब्रांड्स मिलती हैं तो लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं। ये चीज जिस दिन मुझे क्लियर होगी मैं आपको भी जरूर बताऊंगा। मेरे ख्याल से भरोसा जो इसने अर्न किया है, मतलब पहले तो बहुत मेहनत करी। हाँ। मारुति 800 से लेके जो इसने वो अर्न किया है ना, वो शायद अभी तक इसको भुना रही है मारुति, और अब शायद वो चीज कहीं ना कहीं उतरने लग गई है, वो पीक खत्म होने लग गया है। मतलब जो एक बार अगर आपने किसी को अच्छी सर्विस देके उसका विश्वास जीत लिया तो उसका फायदा उठा रही है बस। सर्विस तो आज भी मारुति की बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर्विस खराब है, सर्विस सेंटर वाले अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। पर वो जो बिल्ड क्वालिटी आपने 800 से दी और वो जो विश्वास पैदा किया, यार गांव में भी स्कूटर वाला मेरी गाड़ी को ठीक कर देगा, वो आज तक मारुति की गाड़ियों के साथ बना हुआ है। आप VW वगैरह ले जाओ, आप सोच नहीं सकते कि मैं बाहर से ठीक करूंगा। फोर्ड ले जाओ, नहीं पॉसिबल। कोई हाथ ही नहीं लगाता। मिस्त्री, लोकल मिस्त्री तो कहते हैं सर ये तो हम नहीं देखेंगे। अच्छे मिस्त्री भी वो कह देते हैं सर कंपनी ले जाओ, क्योंकि इसका एक बार एरर आने स्टार्ट हो गए ना तो फिर वो सॉर्ट नहीं होंगे। बिल्कुल। बाकी विजिबिलिटी वगैरह की मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है पता नहीं कितनी लंबी है, डैशबोर्ड बहुत लंबा है इसका, बट एक्चुअल में इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फीट होगी ये। वो थोड़ा शायद सीट की वजह से भी आपको फील हो रहा होगा कि इतने सालों में थोड़ा वो बैठ जाती है, हाँ स्पॉन्ज बैठ जाती है थोड़ी सी। बाकी आपको तो पूरी जजमेंट हो चुकी है इसकी कॉर्नर टू कॉर्नर, आपको इतना इशू नहीं आता होगा इसमें। बट जस्ट वो लोग होते हैं ना जो फीमेल होती है, उनको ऐसे चाहिए कि बोनेट दिखे, एजेस दिखे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल वो चीज, वो इसीलिए शायद मेरे वाइफ ने उस टाइम VW पसंद की। हाँ, क्योंकि आजकल मतलब हाइट एडजस्टेबल फीचर देने में कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती कंपनी को, दे देनी चाहिए। जिनकी हाइट कम है वो मान लो ऊपर करके चला ले। इन गाड़ियों में तो चलो ये शेप ही ऐसी कि आप कितना भी ऊपर बैठ जाओ आपको बोनेट वगैरह नहीं दिखने वाला। बट मैंने एक चीज सर नोटिस की, होंडा सिटी के अंदर टॉप पोजीशन पे मुझे बोनेट दिख रहा था होंडा सिटी के अंदर, तो पता नहीं कैसे डिजाइनिंग है उसकी, कुछ है। बाकी मेरा पर्सनल उसमें ये है कि वैगनआर में जितना अच्छा व्यू आता है, हाँ, एक्चुअली वो चेयर टाइप सीटिंग है उसकी, रिट्स की वैगनआर की बहुत अच्छी है वो एग्जैक्टली। अच्छा तो सर आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कम नहीं लगती क्या? मतलब ग्राउंड क्लियरेंस पर्सनली मेरे को कम नहीं लगती, क्योंकि ज्यादा आप लोड वगैरह डाल के चलते ही नहीं, कभी 2% में चलते हो? ज्यादातर मेरी 2% की सेटिंग रहती है, प्लस जो दूसरी गाड़ी है वो इससे भी नीचे है, तो मेरे को तो ये ऊंची लगती है। तो उस सिनेरियो में कभी आपको ऐसे फील हुआ कि ये लगी नीचे टिकती वगैरह है? काफी जगह लगती है, अगर 5 लोग बैठे हों तब तो लगेगी लगी जाती है। हर ब्रेकर पे ही फिर? नहीं, हर ब्रेकर पे तो नहीं लगती, वो आजकल कुछ शेप वो एक्चुअली असिमेट्रिकल ब्रेकर्स होते हैं उनमें लग जाती है। बाकी ये प्लास्टिक वाला अभी तक सर का सही पड़ा है वैसे तो। हाँ, डैशबोर्ड में इशू नहीं है, थोड़े डिग्गी में इशू आते हैं। मतलब इशू प्लास्टिक का ही आता है ना, जो भी बिल्ड क्वालिटी मतलब मटेरियल सिलेक्शन है मारुति का, उसमें इशू आ रहा है अपने को। बाकी सर एक बात बताइए, आप इतने साल इसको 1 लाख किलोमीटर चला लिए, बहुत कम नहीं होता 1 लाख किलोमीटर में हमें गाड़ी का पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाती है हर चीज। तो अगर कोई इसको लेना चाहे तो किन पॉइंट्स का ध्यान वो रख सकता है? मतलब कि ऐसी कौन सा धोखा किया जा सकता है इसमें? मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई रिपीटेड पार्ट खराब होता हो या ये चीज इसकी खराब होती है, चेक कर लेनी चाहिए, या बॉडी में गलावट नीचे जंग लगना तो देखो 5-6 साल बाद किसी भी गाड़ी में हो ही जाती है, स्पेशली मारुति की गाड़ी में तो आई जाती है, जहाँ से पेंट निकल जाता है। क्योंकि मारुति की गाड़ी ऐसी है ना कि कोई भी अड़ा तो पेंट तो निकलेगा ही। ओके, ये इसकी कमी है। और तो मतलब आगे से भी नीचे लगती रही तो पेंट उतरता रहता है, अंडरबॉडी में जंग स्टार्ट, पेंट उतरता रहेगा। आप डोर बंद करोगे फ्रीक्वेंट बेसिस पे तो आपको भी नीचे दिखेगा, दिखने लग जाएगा जहाँ से डोर टच होता है, तो हाँ यहाँ से हो गया, वहाँ पे धीरे धीरे रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसमें अगर पुरानी गाड़ी खरीदी जाए तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई इशू किसी को कुछ मिलेगा, क्योंकि टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपने वैसे इसको पूरा मतलब डिसेंटली यूज कर रखा है, वैसे रफ तरीके से भी यूज कर रखा है? हर तरीके से यूज कर रखा है, हर तरीके से यूज कर रखा है, तो कभी भी नहीं ट्रस्ट है। अच्छा, बस ये है कि हाँ एक्सीडेंट होगा तो भगवान जाने क्या होगा, वो तो किसी भी गाड़ी के लिए नहीं कह सकते, वो तो किसी के लिए भी नहीं कह सकते। पर अदरवाइज इस गाड़ी को मैंने तेज चलाया है, और जब बहुत तेज चलाया है इसको हाईवेज विच इज लाइक 130, 140 या 50 पे 150 अब प्लस भी चली गई है ये गाड़ी। कोई पावर लैग नहीं आया मेरे को, पर वो है कि 120 के ऊपर जाने के बाद ये गाड़ी रोड छोड़ने लग जाती है। अगर आप टर्न लोगे या आप बहुत तेजी से चलोगे तो आपको लगेगा आप 2 फीट ऊपर चल रहे हो, 2 फीट तो नहीं 2 इंच ऊपर चल रहे हो, 2 इंच ऊपर चल रहे हो। और जैसे टर्न आएगा, टर्न लेते हैं तो उधर जाती है, टर्न लेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये रोड छोड़ के बाहर। एक्चुअली सर कहना चाह रहे हैं कि जब मतलब अंडर स्टीयर करती है गाड़ी, मतलब जितना स्टीयर मोड़ते हैं उतना करते नहीं, बाहर की साइड ग्लाइड कर दी जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। बट 120 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। ओके, तो हमने 120 तक टेस्ट कर रखा है इसको अच्छी खासी कंडीशंस में। और माइलेज वगैरह का आपको कोई इशू कभी रहा ही? माइलेज तो किंग है। मेरे को ऐसा लगता है कि मारुति की अगर ये गाड़ी आपके पास तो आपको इलेक्ट्रिक लेनी नहीं चाहिए। सही है, तभी तो इसकी रीसेल इतनी ज्यादा। अब सर ने लगभग 5.5-6 की ली थी, आज भी ये 4 लाख रुपए की निकल जाएगी इजीली। और सर आप बेचना चाहते हो? नहीं, मैं बेचने की सोच रहा था बीच में। अच्छा, फिर मेरे को लगा यार 4-5 साल में लोन पूरा हुआ है, गाड़ी तो अभी फ्री हुई है और अब तो इसको असली चलाने का मजा है। यहाँ ठीक है, फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस में चल रही है, तो मैंने वो
प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि नई गाड़ी का इतना एवरेज नहीं मिल रहा था, और नई गाड़ी आज बिल्कुल 10-12 लाख रुपए में अगर आपको बेस मॉडल मिल रहा है तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक ऐसी गाड़ी है जिसको आपको ज्यादा ध्यान वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस अपने चलाते जाओ, रोज सुबह उठो, ऑफिस जाओ, हाँ, ये वो वाला काम आपका कर साइकिल जैसी गाड़ी है, जैसी है। तो कोई वैसे कोई मेंटेनेंस नहीं, जब तक आड़े ही नहीं तब तक कोई मेंटेनेंस नहीं। तो सर ये जैसे LDI वेरिएंट है, LDI मतलब बेसिक बेस मॉडल है, बिल्कुल। तो इसमें आपने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवाई? हाँ, मैंने आफ्टर मार्केट पहले तो LDI खरीदने का ही बहुत अलग इशू है, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो पेट्रोल गाड़ी चाहते थे, पेट्रोल स्विफ्ट उन्होंने पसंद करी थी, और उनकी और हमारी जो रनिंग थी मिला के लगभग दिन की पर डे 50 किलोमीटर थी। तो मैंने बोला 50 से प्लस तो डीजल ही रिकमेंड की जाती है। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि क्यों ना अपन ये ले लें, और ये 1 लाख रुपए उस टाइम पेट्रोल से महंगी थी ऑब्वियस। हाँ जी हाँ जी। तो हमने फिर बजट की प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, तो हमने LDI वेरिएंट ले लिया और डीजल को प्रेफर किया, जो आज तक काम आ रहा है। वो चीज हमें आज भी बेनिफिट कर रही है कहीं ना कहीं। अगर पेट्रोल ली होती तो या तो आपको LPG CNG लगवानी पड़ती उसमें, इतनी रनिंग के हिसाब से तो लगी जाती। हाँ जी, तो फिर मजा भी नहीं आता उसमें। और LDI में, हाँ जी बताइए। LDI मॉडल में जो है इसमें स्टीरियो नहीं था, ओके, और स्पीकर्स स्टीरियो नहीं थे, तो स्पीकर्स का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ जी, डोर पॉकेट्स थी, बस स्पीकर पॉकेट्स थी, मतलब हाँ बिल्कुल पॉकेट्स एज इट इज थी। हाँ जी। प्लस इसमें एयरबैग्स नहीं थे और ABS नहीं था, तो उस समय मेरे को पता भी नहीं था, आज के 6-7 साल पहले, कि यार ABS की क्या वैल्यू होगी और एयरबैग्स की क्या वैल्यू होगी, तो हमने उसे भी इग्नोर किया। पर हाँ, उस समय के हिसाब से शायद टॉप मॉडल में ही थे, ZDI जो आता था उसी में एयरबैग्स और ABS अवेलेबल था। हाँ, उसके बाद हाँ 2020 के अराउंड स्टैंडर्ड किए हैं, तभी सब में आने लगे हैं। बेस में भी मारुति के ऑल्टो के भी बेस में देने लगे हैं। तो उस टाइम मैंने कंपेयर किया कि यार ये गाड़ी जो है, इसका VDI मॉडल लगभग 1 लाख रुपए महंगा है और बटन वाला स्टीरियो आ रहा है। हाँ, तो उसके मैंने कहा ठीक है, एयरबैग्स को अपन छोड़ सकते हैं। और अपन एयरबैग्स तो उसमें भी नहीं थे ऑब्वियसली, VDI में भी जो भी था शायद ABS होगा, आई थिंक। हाँ, ABS होगा, वो भी ऑप्शनल 2 वेरिएंट आते थे। VDI एक कभी आपने देखा होगा, कोई स्विफ्ट चलती है, छोटा सा शीशे पे ABS लिखा होता है, बिल्कुल। वो अलग से सेपरेटली एक ऑप्शन आता था ABS वाला। तब क्या है, सेल्समैन वगैरह को भी इतनी भी नॉलेज नहीं थी, आज भी नहीं होगी, किसी को नहीं पता एक्चुअल में ABS क्या काम करता है। बट जस्ट उन्हें पता है कि ABS EBD आती है, सर इसमें ABS EBD आती है, ये बोल देते हैं। उस टाइम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने जो है ये लिया आप मार्केट से, ये स्टीरियो लगवाया। ये सर आपने बहुत अच्छा किया है, ये पायनियर का बहुत अच्छा, इसका आउटपुट है ना एक्चुअल में बहुत अच्छा है। मतलब सेम गाने की क्वालिटी आप एंड्रॉइड प्लेयर्स जो आजकल लोग लगवाते हैं उसमें चलाओ, सेम स्पीकर्स के साथ वो इसमें अच्छी आएगी उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है। 10 इंच की टच स्क्रीन है, कुछ भी नहीं आता उसमें, एंड इसका आउटपुट बहुत अच्छा है एक चीज। और इसमें CD इन भी आती है, मतलब उस टाइम CDs वगैरह का भी जमाना था। मेरे फादर तो अक्सर CDs सुना करते थे। ओके, इसमें वीडियो भी चल जाती है, वीडियो प्लेयर भी है। हाँ, वीडियो चल जाता है, सब कुछ हो जाता है। ओके, ये इसके साथ मैंने थोड़ा, मेरे फादर को इश्यूज थे, बाइक वो बहुत ज्यादा बात करते थे, फोन ज्यादा आते थे, तो मैंने माइक सिस्टम लगवा लिया था इसमें, और बैक कैमरा लगवा के रिवर्स पार्किंग का देख लिया था। ओके। तो उस समय के हिसाब से इसको 25-30 हजार रुपए लगा के कुछ मैंने VDI से तो अपर कर ही लिया था। हाँ जी। मेरे को उस टाइम, क्योंकि अगर इसमें वो ना आती ना पावर विंडोज और सेंटर लॉकिंग, तो फिर VDI लेने में बेटर ऑप्शन। बिल्कुल, पर वो सब कुछ मिल गया था, लेकिन स्टीरियो के लिए 1 लाख रुपए क्यों देना, वो एग्जैक्टली आज भी बटन वाले। तो इसलिए मैंने फिर सोचा ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और अपन ये गाड़ी ले लेते हैं। टॉर्क तो इतना अच्छा है इसका, अगर गियर बढ़ा है, हल्की सी ब्रेक मारी तो अपने आप गाड़ी जडर करती है कि नहीं ब्रेक छोड़ो, मुझे निकलना है, मेरी स्पीड। अब जैसे 4th गियर में मैं हल्की सी ब्रेक मारूंगा, जैसे इसकी मिनिमम स्पीड पे आएगी गाड़ी अपने आप इसको वापस, मतलब गाड़ी को अगर उसकी मिनिमम, उस गियर की मिनिमम स्पीड जितना लाया जाए, उसके बाद गाड़ी अपने आप कहने लग जाती है नहीं जी ब्रेक छोड़ो, मुझे अपनी स्पीड पे मेंटेन करना है। देखो अपने आप उसको पुल करने लग जाती है वापस। बिल्कुल। तो टॉर्क वगैरह की तो कभी आपको सिटी ट्रैफिक में दिक्कत तो आती नहीं, क्लच पे चल जाती है? नहीं आई, हाईवे पे भी नहीं आई। ओके, आगे से टर्न ले लें, या इस रोड को तो मैंने भी नहीं देखा, ये तो बोनेट जाना है। ओके, इस पे ले लेते हैं टर्न, इसी पे वापस यू टर्न पीछे ले लेते हैं। आगे, इसके आगे मैं भी नहीं गया, वो महात्मा गांधी की साइड से आगे निकल जाएगा शायद। मैं गया था एक बार उधर, मर्सिडीज का वो है सर्विस सेंटर सीतापुरा में, तो शायद इसी गया था मैं। बताओ क्या बात कर रहे हैं, क्या रह गया उसमें देखना, लगा लो साइड में। और बाकी हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगता है सर आपको इसका? अच्छा है इसका थ्रो, मतलब रात को दिक्कत नहीं आती इतनी? नहीं आती। एमियो में कैसा लगता है, एमियो के कंपैरिजन में? एमियो नई है तो वो थोड़ी बेहतर है, और इससे ज्यादा तेज है, बहुत तेज है इससे। तो इसके क्या है एक्चुअली में, जो कंपनी देती है वो आपने रिप्लेस करवा रखा है क्या सब बल्ब? हाँ बिल्कुल करवा रखा है ना। 6 साल में तो लगभग हो ही गए। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब वो बड़ा बल्ब लगवा रखा है क्या कंपनी? 65 वॉट वाला देती है कंपनी वाला बल्ब। कंपनी वाला एक्चुअली क्या ये कार शायद इसलिए भी इतनी ठीक चल रही है क्योंकि कंपनी पे ही गई है, सर्विस सेंटर पे ही गई है।
मतलब बाहर से मैंने इसको कुछ काम नहीं करवाया। और ज्यादा रफ भी यूज नहीं किया, इसे नॉर्मल यूज किया, मजे लेने के लिए कभी कभी तो हर कोई करता है। अगर आप भी अपनी गाड़ी का ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपके पास भी कोई गाड़ी है, चाहे ऑल्टो से लेके मर्सिडीज है, किसी भी गाड़ी का आप ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऑनर ही हमें बता सकता है प्रैक्टिकल यूज के बाद, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट पे जाके